Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 15 November, so let's get started. Before that, in our means 450 plus series, I have uploaded a new lecture on green hydrogen, right? Because क्योंकि हमें जो अपना गोल है 2070 का नेट जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी बनने का, उसके लिए हमारे जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर में अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करें। तो इस पर भी हम एक सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं मीन्स 450 में। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका डिकार्बोनाइजेशन जरूरी है, जो कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, इसी से रिगार्डिंग हमने 1-1-1 स्ट्रेटेजी फॉलो की है, जिसका मतलब क्या होता है कि हमें जो इसके प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसे $1 फॉर 1 kg इन 1 डेकेड ये लेकर आना है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेगा वर्बेटिम बेस्ड। ऑलराइट, तो चलिए, आप में से जिन्होंने मेंस 450 कोर्स सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज कर लें। ओके, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। आज फर्स्ट पेज है वर्ल्ड न्यूज का। यहाँ पर तो वही सब है जो इसराइल का हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, वहां पर सब पावर आउटेज हो रहा है, ठीक है, फ्यूल नहीं है। इसराइल ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर रखा है पूरा, उसके इसराइल के टैंक्स खड़े हुए हैं, ये अल शिफा हॉस्पिटल, ठीक है, गाजा सिटी में। नाउ मैंने आपको बताया था कि जो कतर है, तो हाँ ठीक है, वो हमेशा से सेंचुरी रहा है, चाहे तालिबान लीडर्स हों या आज के हमास के लीडर्स हों, ठीक है। तो जो भी आपको मीडिएशन करना होता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे यूएसए भी क्या करता था कि दोहा यानी कि कतर, इसके थ्रू ही तालिबान के साथ एंगेज करता था उस टाइम। ओके, और आज हमास ने जो हॉस्टेजेस बना रखे हैं इसराइल के लोगों को, उनको रिलीज करवाने के लिए भी आपको कतर से ही डील करनी पड़ रही है। Okay. So the armed wing of Palestinian militant group Hamas has told Qatar mediator the group was ready to release up to 70 women and children held in Gaza in return for 5-day truce with Israel. ओके, तो शुरू से जब से ये वॉर शुरू हुई तब से हम लोग सेम बात ही कह रहे हैं कि पहले हॉस्टेजेस को रिलीज करने की बात कीजिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये सब बात की बात है। सबसे पहले हमास ने अटैक किया था, उसने इसराइल के लोगों को मारा, हॉस्टेज लेकर गया 200 से ज्यादा लोगों को। पहले इनके रिलीज पर बात करनी चाहिए। बट मेजोरिटी कंट्री, स्पेशली दी so called organization of Islamic cooperation countries, OIC, okay, they are not talking about these release of hostage, rather than they are talking about कि पॉज होना चाहिए, यहाँ पर जो इसराइल का इन्वेजन हुआ है इस पर पॉज लगाइए, सीज फायर होना चाहिए। तो वो होगा, बट पहले ये हॉस्टेजेस को भी रिलीज करना होगा। The truce should include a complete ceasefire and allow aid and humanitarian relief everywhere in Gaza Strip, ये कंडीशन रखी है हमास ने। अब ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, या हम लोग जो कहते हैं कि राउंड ट्रिपिंग होती है, इंडिया से ही पैसा जाता है इन टैक्स हेवंस में, फिर वहां से एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर वापस से इंडियन मार्केट में ही आ जाता है। तो आप कह सकते हो कि राउंड ट्रिपिंग के थ्रू ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, जैसा कि एक शिवाजी मूवी में दिखाया गया है, आपने देखा होगा। ओके, तो साइप्रस कहाँ है, मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के दिया है मेडिटेरियन सी का। ओके, उसी मेडिटेरियन सी की ईस्टर्न कोस्ट पे आता है ये साइप्रस। ओके, ईस्टर्न, वैसे आइलैंड कंट्री है मगर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में आता है जी। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इसमें इन सब लोगों ने मिलकर निकाली है काफी सारी फाइलें। उसमें देखा गया है कि किस तरीके से ना सिर्फ इंडिया बल्कि रशिया के भी, ठीक है, काफी सारे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की चीजें में, ठीक है। साइप्रस, मूविंग डर्टी मनी फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ऑटोक्रेटिक regime and other dictators. Cyprus model relies on an oversized financial sector with some of European Union's weakest financial disclosure laws, ठीक है। ये ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं करता, जो आप लोग बचपन सुनते आ रहे हैं, स्विस बैंक, ये उन सब से भी आगे निकल चुके हैं। ओके, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एफडीआई जो आती है, जैसे सिंगापुर से आती है, मॉरिशस से आती है, और उसके बाद साइप्रस से आती है। तो ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जो टैक्स हेवन है। राइट, इन टैक्स हेवंस ने अच्छे अच्छे देशों को गरीब बना रखा है, ठीक है। अब अभी इसमें आप नाम देखेंगे, इसमें अडानी ग्रुप के जो ओनर है उनके भाई का भी नाम है, ऐसे कईयों के नाम है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि इस देश में जहां लोग इतनी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट 12 से 13 घंटे काम कर रहा है, खेतों में किसान 15-15 घंटे काम कर रहा है, ठीक, लेबर दिन के 12-13 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद भी ये देश गरीब हो सकता है? क्या इस देश की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी में आ सकती? नहीं आ सकती।
जब तक कि आपने उसके देश का पैसा बाहर ना भेज रखा हो, ठीक है, करप्शन के मामले में। एनीवे, तो ये तालिबान मिनिस्टर, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या इशू चल रहा है कि यहाँ पर जो भी अफगान नेशनल्स जो रह रहे थे जब से सिंस 2000, जब से तालिबान के अगेंस्ट वॉर शुरू की थी यूएसए ने, ओके, तो अब ये लोग क्या है कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तक पाकिस्तान में रहे, इन्होंने अच्छे खासे अपने घर बना लिए, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बट अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप वापस अपने देश निकलिए, ठीक है, हम आपको एक्सट्रेट करेंगे। तो उसी को लेकर पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि दैट its move to expel hundreds of thousands of undocumented Afghans was a response to the unwillingness of Taliban-led administration to act against militants using Afghanistan to carry out attacks in Pakistan। अब जब से तालिबान ने कैप्चर किया अफगानिस्तान, तब से पाकिस्तान में अटैक बहुत बढ़ गए, और कौन कर रहा है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ओके, टीटीपी। और ये तालिबान कभी ओपनली नहीं कहता है कि ये कोई हमारी ब्रांच है या हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट यही मानती है कि इनको हिम्मत आई है जब से तालिबान ने अफगानिस्तान कैप्चर किया, तब से ये ब्रांच जो है इनकी, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जो हमने अफगानिस्तान में किया वही हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के यूथ को रेडिकल करना है, उनको बताना है कि ये डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सूटेबल नहीं है, हम लोग को सब कुछ अपना शारिया और इस्लाम के हिसाब से चलाना चाहिए, ये गोल है इनका। इसलिए आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते रहते हैं। तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने यही कहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल है, ये हमारे कंसर्न्स को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ रह रहे सभी अनडॉक्यूमेंटेड अफगान पीपल को वापस भेजना चाहते हैं उनके देश। तालिबान ऑफिशियल सेज मिलिट्री इज एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, जबकि तालिबान कहता है ये बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब आपका इंटरनल मैटर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ओके। एंड इट हैव कॉल्ड फॉर इस्लामाबाद टू हॉल्ट डिपोर्टेशन ऑफ अफगान्स, ओके। नाउ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैश एंड प्रॉपर्टी टू अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। अब जैसे कराची पोर्ट वगैरह पर है, ठीक है, वहां पे कई अफगान नेशनल बसे होंगे, उन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए होंगे, तो अब आप उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो भी वेल्थ उन्होंने की है या जो भी कैश वगैरह वो पाकिस्तान के बैंक में होल्ड कर रहे हैं, तो आप वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लोगों को कह रहे हो कि हम आपको वापस अफगानिस्तान भेज रहे हैं, ओके। अफगान citizens returning to Afghanistan have said there are restrictions on transfer of cash and property to Afghanistan from Pakistan, where many had built business and homes for decades, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए साइप्रस के ये जो पेपर्स आए ना, ये सब इतना डिटेल में मत जाएं, ये सब क्या होते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, बस ये आप अपने मेंस के आंसर में एक कोटेशन डालना होता है बस आपको, कि पहले पनामा पेपर्स भी लीक हुए थे, ठीक है, 2016 में, इसमें तो काफी नाम आए थे, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सब के ऑफशोर फर्म थे, शेल कंपनीज थी, जिससे ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। बट ऐसे ही आदमी को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम करप्शन को कभी भी पब्लिकली ह्यूमिलेट नहीं करते हैं कि करप्ट इंसान है, इससे बिल्कुल दूर रहना है, ओके, बल्कि उनको और रोल मॉडल बना लेते हैं। कई बार ऐसे नेता हैं या ऐसे लोग हैं जो बच्चों के ही पेपर लीक में उनकी सीट्स बेचकर इस तरह के स्कैम्स में जेल जाते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं बेल पर, तो सैकड़ों गाड़ियां उनके स्वागत के लिए आती है। ये कल्चर है हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ कभी करप्शन करके भी आदमी डरता नहीं है कि उसकी सोसाइटी में बदनामी कितनी होगी। एनीवे, पनामा पेपर हो, पैराडाइज पेपर हो, या पेंडोरा पेपर्स 2021 में आए थे, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, ये सब एक ही चीज को हाईलाइट करते हैं कि कैसे ये टैक्स हेवंस की वजह से हमारे इंडिया को कितना नुकसान होता है, इकोनॉमी को, ओके। काइंड ऑफ एक तरह की ब्लैक इकोनॉमी चलती रहती है पैरेलली। सिविक कोड के लिए यूज करना है वो, कुछ नहीं, ये सब हमारे काम का नहीं है। देखिए, Panama Papers 2016, Paradise Paper 2017, Pandora Papers 21, नाउ साइप्रस कॉन्फिडेंशियल। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, वर्ल्ड वाइड देयर इज अ स्क्रैम्बल टू प्लग द रेगुलेटरी होल्स, मनी फ्लोज ऑफ द ग्लोबल एलिट, फ्रॉम रशियन oligarchies to Syrian warlords, okay, UK football clubs to Indian investors continue to pour into tax havens। सिर्फ इंडियन लोग ही नहीं है, सब हैं इसमें यहाँ पे। Now, see Vinod Adani, his brother of Gautam Adani's elder brother Vinod। यहाँ पर एक गोल्डन पासपोर्ट है, ठीक है, जो सिटीजनशिप बहुत इजीली देता है, डिपेंडिंग कि आप कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो, ठीक है, यानी कि आप कितना ब्लैक मनी लेकर आ रहे हो इनडायरेक्टली, ठीक है। तो गोल्डन पासपोर्ट, इसको बाद में स्क्रैप किया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। जी, साइप्रस एक डेस्टिनेशन बन चुका है फॉर फ्लोटिंग ऑफ शोर कंपनीज, राइट, और उनको इजीली सिटीजनशिप मिल जाती है यहाँ पर वेल्दी लोगों को, ओके। और ये सिटीजनशिप क्यों लेते हैं इन देशों की? टू बी एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बैक होम, यानी कि इंडिया में। हमारे यहाँ से भी काफी लोग भागे हैं पैसा लेकर। इंट्रोड्यूस किया गया था गोल्डन पासपोर्ट 2007 में,
Okay, it facilitated grant of separate citizenship to financially prominent individuals, thereby bringing in foreign direct investment. यानी क्या करप्ट लोगों को, फ्रॉड लोगों को भी अपने देश में नागरिकता दे रहे हो, डिपेंडिंग कि वो आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात कर लें तो देर आर 7,327 इंडिविजुअल्स जिन्हें क्लियर किया गया सेपरेट पासपोर्ट के लिए, आउट ऑफ विच अराउंड 3,500 वर इन्वेस्टर्स एंड अदर्स वर देयर फैमिली मेंबर्स। तो अंटिल 2020 ये गोल्डन पासपोर्ट सिस्टम चलता रहा, उसके बाद उसको फाइनली स्क्रैप किया गया ड्यू टू एलिश मिसयूज एंड फॉर अलाउइंग पर्सन्स विद क्रिमिनल चार्जेस एंड ड्यूबियस कैरेक्टर एंड पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स टू एक्वायर साइप्रस पासपोर्ट। राइट, इसलिए फिर इसको बंद करना पड़ा। The investigation reveals how entities with offshore residency were controlled from India, and instruction for financial transactions in these entities were given by individuals in India with respect to Adani Group. Now, it is not illegal to set up an offshore company in Cyprus. इंडिया ने इसके साथ साइन की है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ओके, 2016 में। तो अब साइप्रस एक ऑल्टरनेटिव बन गया है मॉरिशियस का। पहले मॉरिशियस भाग जाते थे लोग, वहां पे अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाते थे। आजकल साइप्रस एक और ज्यादा है, मतलब जो कंट्री जितनी ज्यादा सीक्रेसी रखेगी इस चीज में, ठीक है। कभी स्विट्जरलैंड रखता था, फिर स्पेशली जर्मनी और यूएसए का प्रेशर उस पर बहुत ज्यादा पड़ा कि हमारे यहाँ से काफी पैसा ब्लैक करके इन देशों स्विट्जरलैंड में जा रहा है, तब जाके स्विस बैंक ने अपने कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए, ठीक है। फिर दूसरी कंट्रीज इमर्ज होना शुरू हो गई, मॉरिशस, मालदीव्स, सिंगापुर और अब ये साइप्रस, ठीक है। ये सब टैक्स हेवन है। इनका सिर्फ एक ही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा देश में आना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल से आए, लुटेरो से आए, फ्रॉडस्टर से आए, डजंट मैटर। Okay, now provision in Digital India Bill likely. Center considers seeking access to anonymized data of big tech firms. तो ये इंडिया में कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि इंडिया और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक वगैरह, इनके बीच एक तनातनी चलती रहती है, स्पेशली ट्विटर के कंटेक्स्ट में खासकर। ठीक, Center is considering issuing a directive to big tech companies like Facebook, Google and Amazon to share anonymized personal data in their possession with a government-backed database. तो फिर अगर ये सब आप इस तरीके से शेयर कर रहोगे एज अ कंपनी गवर्नमेंट के साथ, तो फिर यूजर की वो प्राइवेसी कहाँ रह गई? ओके, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जो प्राइवेसी है उसी पर अटैक है ले देकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है वी हैव राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। The move, if finalized, could see these companies claim intellectual property rights over such data and initiate discussions around the ownership of such data. The government has long been interested in this issue since such data sets form the bedrock of artificial intelligence models. Okay, तो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है ये डिजिटल इंडिया बिल। जब भी ये प्रॉपर बन के एक्ट बन के आएगा तब हम इस पर डिस्कस करेंगे, अभी इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी आपको आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब अवॉइड किया था बिकॉज वो उसमें भी काफी चेंजेस होंगे, वो बहुत जल्दबाजी में लाया गया था। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसको डिस्कस कर रही है, उस पर काफी चेंजेस होंगे। तो जब भी कोई भी बिल तब तक मत पढ़िए प्लीज जब तक वो एक प्रॉपर एक्ट ना बन जाए। ओके, हमें प्रॉपर उस जब तक वो बिल से लेकर एक्ट तक का टाइम क्रॉस ना कर ले, यहाँ आ जाए ना, तब पढ़ाई कीजिएगा उसको। बिल के फॉर्म में मत पढ़िए, यूपीएससी नहीं पूछता आपसे बिल। किसी कमेटी का रिकमेंडेशन है तो पूछ सकता है, बाकी बिल नहीं पूछेगा। अच्छा, अब मैंने आपको प्रीलिम्स के जब क्वेश्चंस की एनालिसिस करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सिटी पेज से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक है तुलिप। देखिए ये जो फ्लावर आप यहाँ देख रहे हैं ना खूबसूरत सा, इसको तुलिप कहते हैं। तो इसके बारे में दो चार बातें आपको बता देता हूँ क्योंकि इस तरह की चीजें हमें प्रीलिम्स में देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट, तुलिप, एक सेकेंड, ओके। सो ये नेटिव कहाँ का है? सबसे पहले तो नेटिव है सेंट्रल एशिया और टर्की का। ओके, गार्डन फ्लावर माना जाता है जनरली, ठीक है। इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है? तो ये शुरू हुआ है पर्शिया से इन 10th सेंचुरी, ओके, एंड इट बिकेम सिंबल ऑफ ओटोमन एम्पायर। इसके अलावा ये किस तरह की सॉइल में फ्लरिश करता है? तो टुलिप फ्लरिश इन गुड सॉइल बट डू बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। Okay, the bulbs are planted in autumn at a depth of 10 to 20 centimeter below the surface in a soil enriched with compost. Okay, they will continue to flower annually for few years, but they tend eventually to degenerate. ये बात importantly याद रखिएगा। Okay, तो ये बस कुछ ऐसी बातें हैं जो न्यूज़पेपर में आ जाती हैं और यूपीएससी इन्हीं से क्वेश्चन बना लेता है। बट दिल्ली सरकार इसमें डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहती है इंपोर्ट से, तो अब ये लोग खुद ग्रो करना चाह रहे हैं कुछ स्पेसिफिक चैम्बर्स में, ठीक है, ताकि वैसी कंडीशन बनाई जा सके जैसे कि उसके नेटिव जगह पर होती है, ठीक है, जैसे ईरान में।
ये दिल्ली पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो AQI वगैरह मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस किया था, तो इसको बार-बार सेम चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप डेली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप काफ़ी चीज़ें लूज़ आउट कर जाओगे यार। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है डिस्कशन, 30-40 मिनट्स आपको देने चाहिए डिस्कशन को। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आप ये न्यूज़पेपर पढ़ लोगे और चीज़ें हो जाएँगी यार, कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितना आप पढ़ रहे हो ना, उतना ही ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना आप स्किप कर रहे हो। यहाँ पे नरेंद्र तोमर हैं, ठीक है, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनके बेटे की कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई है, जहाँ पे इन्होंने खुद कहा है कि मैंने 500 करोड़ दिए तो 1000 करोड़ दिए, इस तरह की बातें की हैं इन्होंने। बट अब उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, ये जो वीडियो है ना, ये फेक है। तो जब मैं आपको डीप फेक पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक चीज कही थी, देखिए ये इनका मैटर कितना सीरियस है नहीं है वो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिसाइड करेंगी। पर डीप फेक के टाइम मैंने आपको एक चैलेंज बताया था अपने मेंस 450 सीरीज के वीडियो में, कि इस डीप फेक के बाद क्या होगा कि अगर कोई जेन्युइन वीडियो भी आएगा ना, तो लोग उसको ये कह के नकार देंगे कि नहीं ये फेक वीडियो मेरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये सब एडिटिंग वेडिटिंग की गई है डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके, ये कोई जेन्युइन वीडियो नहीं है। ओके, तो इस तरह की चीजें आएंगी। और यहाँ पर एक और चीज बड़ी शॉकिंग है कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये मारिजुआना वगैरह, ठीक है, ये सेंड किया करते थे एक एमएलए को, ठीक है, जो उनको बाद में सेल करता था पंजाब में। और देखिए जरा कि इनके जो बेटे हैं देवेंद्र तोमर, ये किस किस चीज से जुड़े थे। ही हैज बीन एसोसिएटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ही इज बीन प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ओके, इतनी तरह की चीजें। इसके बाद इन्होंने इसमें क्या कहा है कि ये ब्लूबेरी और मारिजुआना के फार्मिंग भी करते हैं, एंड ही यूज्ड टू गिव कैश टू बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर अकाली दल एमएलए मजिंदर सिंह सिरसा। Okay, this is not a matter of 500 करोड़, it is total of 10,000 करोड़। तो अब चाहे हम कितना भी पढ़ लें कि कैसे ड्रग मैनेज को रोकना है, कैसे करप्शन कम करना है, बट सच बात ये है कि जब तक पॉलिटिशियंस ही इस ड्रग के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तो जो मर्जी हम लोग कितना भी लिख लें अपने आंसर में, कितना भी इस बारे में बात कर लें, चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। और फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कभी पॉलिटिशियंस पे एग्जैक्टली हाथ नहीं डालती है। ठीक है, पंजाब में अगर आज ड्रग प्रॉब्लम इतना सीरियस कंसर्न बना हुआ है, तो उसमें ये ड्रग डीलर्स के साथ साथ पॉलिटिशियंस का भी रोल है अच्छा खासा, अक्रॉस पार्टी स्पेक्ट्रम। ओके, कोई एक पार्टी का नहीं, अक्रॉस पार्टी स्पेक्ट्रम, बिकॉज इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। ओके, चलिए, यहाँ पर ये खालिस्तानी लीडर हैं, टेररिस्ट ही कहेंगे वैसे, पन्नू। ओके, इन्होंने कहा है कि सिख लोग नवंबर 19 के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रैवल ना करें। ये धमकी दे रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। ओके, और 19 तारीख को ही आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, तो ही इज गिविंग दी वार्निंग कि हम अटैक करेंगे कुछ एयरप्लेन पे या एयरपोर्ट पे। तो 3 एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर यूके के साथ मीटिंग चल रही है, तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर में वही सब बातें आ रही हैं। ठीक है, कि यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्या चल रहा है अभी, हमास इसराइल वाला इशू, इसके रिगार्डिंग बातें की जाएंगी। फिर हमारा खुद का एफटीए इसके साथ जुड़ा हुआ है, एफटीए के नेगोशिएशन चल रहे हैं काफी टाइम से, बट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ एक चीजें हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, जो मैं आपको 2 दिन पहले मैंने लेक्चर में समझाया था, जैसे रूल ऑफ ओरिजिन, ये कंटेंशन है। दूसरा आईपीआर रिजिम, यूके चाहता है कि हम आईपीआर रिजिम वगैरह करें। और तीसरा है मोड 4 को लेकर, ठीक है, सर्विस सेक्टर मोड 4, ये सब मैं आपको परसों समझा चुका हूँ। इसलिए लेक्चर मिस मत किया कीजिए, वरना सेम चीज बार बार रिपीट करने में आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। ये कल हमने देखा था कि अडानी ग्रुप का एक एडवाइजर है, उनको जो सेंटर की कमिटी होती है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, जो क्या करती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड करती है प्राइवेट कंपनी से आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इस एनवायरमेंट कंपनी में, एनवायरमेंट क्लियरेंस कमेटी में एक मेंबर बैठा हुआ है, एक मेंबर को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, और ये मेंबर अडानी ग्रुप में एडवाइजर भी है। तो अब आप खुद सोचिए कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है या नहीं। कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि वो अपनी कंपनी से, जिस कंपनी में वो खुद एडवाइजर है, उसी कंपनी से आने वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लियरेंस के लिए आएगा, क्या वो उसको रोकेगा? नहीं रोकेगा, सैंक्शन कर देगा तुरंत। ओके, जाने दो, क्लियर करो। और अगर अडानी ग्रुप के किसी कॉम्पिटिटर कंपनी का प्रोजेक्ट आता है, तो क्या उसको क्लियरेंस इजीली देने देगा ये आदमी? नहीं देने देगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, हमने एक दिन पहले और आर्टिकल देखा था, जहां पर हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज डिफेंस और सिक्योरिटी में कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल।
चाइना इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम यूएसए भी इसको बहुत तेजी से कोप अप कर रहा है। अब यूएसए नहीं चाहता कि चाइना इसमें उससे आगे निकले, क्योंकि आज यूएसए अगर वर्ल्ड पावर है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर है। तो वो टेक्नोलॉजिकल एज हमेशा अपने पास रखना चाहेगा। इसी के कंटेक्स्ट में यूएसए ने क्या किया है, अपनी प्राइवेट कंपनीज को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज उनको कई बार रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस चिप, ओके, 10 नैनोमीटर से कम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट यूएसए ने बैन कर दिया है कि आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस तरह की कोई भी चीज, ठीक है। गोल क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल एज यूएसए अपने पास रखता है वो उसके पास से जानी नहीं चाहिए। लाइक ऑल मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस मेजर चैलेंज इन डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल यूज इन सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री डोमेन। नाउ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई, सबसे बड़ी एप्लीकेशन कहाँ है, ऑटोनमस वेपन सिस्टम। आपको ह्यूमन डिसीजंस की, ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत ही कम हो जाएगी। आप ऑटोनमस वेपन्स बना लीजिए, वो अपने आप देखेंगी, ओके, कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है एलओसी से, आई विल शूट, ओके, मशीन अपने आप वो चीज कर देगी। नाउ ऑटोनमस वेपन्स दैट कैन ऑपरेट विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। On the other hand, major power are already investing in accelerated development of greater autonomy based on AI for weapon system, especially China. तो इंडिया के लिए भी एक चैलेंज है कि हमें भी डिवाइस करनी होगी एक इफेक्टिव नेशनल मिलिट्री स्ट्रेटेजी फॉर एआई एंड क्रेडिबल इंटरनेशनल अप्रोच टू लिमिटिंग द डेंजर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जनरल असेंबली में वोट किया गया था इसी मंथ में, उसमें 164 लोगों ने तो फेवर में किया, बट 5 ने अगेंस्ट में और 8 ने एब्सेंट कर दिया, मतलब न्यूट्रल रह गए वो उन्होंने। और मीटिंग थी किसके रिगार्डिंग, टू एड्रेस द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय लीथल ऑटोनमस वेपन। अब ये एक अचीवमेंट होती है आपकी, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं ना, कि वो इस चीज के कंसर्न को रेज करते हैं कंट्रीज के सामने, यूएन के सामने, कि ये लीथल ऑटोनमस वेपन्स ये बहुत डेंजरस हैं। अब चलिए मान लिया कि हमारे यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर से बहुत घुसपैठ होती है, कई बार लोग डिस्ट्रेस की वजह से आ जाते हैं, रोहिंग्यास काफी आ गए जब उनके यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब ऐसे में अगर ऑटोमेटेड सिस्टम अपने आप ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो फिर वो एक डेंजर है इन ऑटोनमस वेपन्स का। This is first time that UN resolution has addressed this issue. It is the culmination of an important phase in the campaign by human rights and arms control activists to ban autonomous weapons. They argue that killer robots, okay, these are the killer robots. Okay? तो ये पॉइंट्स अब आप इस तरह के पॉइंट्स वहां भी यूज करोगे जहां पर आपको दिखाना होता है ना कि ये जो हमारे एनजीओ वगैरह होते हैं या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये रेस करते हैं इस तरह की, देखिए किलर रोबोट्स वगैरह जो आप डिफेंस और आर्मी और सिक्योरिटी के नाम पे कर रहे हो ये बहुत डेंजरस है। तो इस तरह से ये जो अपना ध्यान लेकर आते हैं गवर्नमेंट का वर्ल्ड ओवर इन चीजों के अगेंस्ट, ये टेक्नोलॉजी कल को कितने डेंजर कर सकती है, तो ये आपको ऐसे में कोट करना चाहिए, ठीक है। हम लोग जब एनवायरमेंट एनजीओ वगैरह की बात आती है ना, हम सीधे जोड़ देते हैं उनको एनवायरमेंट से, कि एनवायरमेंट सेक्टर में वो लोग ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो इन चीजों में भी काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े एक्टिविस्ट होते हैं कि नहीं ये डिआर्म होना चाहिए, ओके, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की जब हम लोग बात करते हैं ना। अब ये ऑटोमेटेड वेपन्स, ड्रोन्स, इन सब में इंटरेस्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका यूज ना हमने यूक्रेन वॉर में बहुत देखा, ठीक है। ये ड्रोन्स वगैरह नाटो फोर्सेस ने दिए, अमेरिका ने दिए यूक्रेन को, और उसने बहुत अच्छे से यूज किया रशियन आर्मी को रोकने के लिए। The expansive use of drones in the Ukraine war has begun to press military planners around the world to focus on the development and use of unmanned systems that have greater autonomy. The major military power did not vote along similar lines on the resolution. For example, US and its allies all voted for the resolution, but China abstained and India voted against. Now, US, China, and India are all engaged in developing autonomous weapons. For example, US Navy, Air Force, Army are experimenting with combined operations with manned and unmanned systems. The Pentagon is also developing new institutions to integrate AI into defense management. हमने उस दिन बात भी की थी इस बारे में कि यूएसए में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू एआई। एक था कि बाइडेन का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, वो रिस्पेक्ट में था सिविलियन फील्ड में एआई के यूज से, और दूसरा पेंटागन जो कि इनकी सिक्योरिटी एजेंसी इसका पूरा काम देखती है, इस पेंटागन ने रिलीज किया था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने डिफेंस और सिक्योरिटी में यूज करेंगे। ये दो डेवलपमेंट हुए थे लास्ट वीक, हमने डिस्कस किए थे। Now, Pentagon's adoption of data analytics and artificial intelligence. The US can't match the one-to-one China's military advantage in mass, यानी कि नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी आर्मी बहुत बड़ी है, यूएस की इतनी बड़ी नहीं हो सकती।
मोर मैन, मोर शिप, मोर मिसाइल्स, व्हाट इट इंस्टेंट नीड इज इनोवेशन। इसी यूएसए टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करता है अपनी आर्म फोर्सेस के में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। The other assumption is that building many small, cheap, and easily replicated autonomous systems is the right innovation to deal with China's growing military power. पेंटागन इंसिस्ट ऑन ह्यूमन कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ ऑटोनमस वेपन, बट यूएसए इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाएं, जो भी वेपन्स बनाएं, एटलीस्ट वो ह्यूमन कंट्रोल में तो रहे, इतना ऑटोनमस ना हो जाए कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए। They are designed to allow commanders and operators to exercise appropriate level of human judgment over the use of force। ठीक है, तो यही सेम पॉइंट आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखना है कि अगर हम इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज करते हैं, रोबोटिक्स का यूज करते हैं, ड्रोन का यूज करते हैं, बट वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट देयर इज स्कोप फॉर यूटिलाइजिंग ह्यूमन जजमेंट एज वेल। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटेड मशीन ने देखा किसी इन्फिल्ट्रेटर को गोली मार दी, कई बार लोग डिस्ट्रेस की वजह से भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। नाउ बीजिंग की बात करें तो इट हैज पुट एआई एट द सेंटर ऑफ बिल्डिंग एन इंटेलिजेंटाइज पीएलए, पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, उसकी आर्मी। ओके, और वो एआई का हर जगह यूज कर रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, कितने वेपन्स है हमारे पास, कितना बारूद है, कितना क्या जरूरत पड़ सकता है किस किस एरिया में, उनके मेंटेनेंस में, उनके लॉजिस्टिक्स में, डेवलपिंग अनमैन्ड सिस्टम फॉर रेंज ऑफ फंक्शंस लाइक रिकॉनिसेंस, दैट इज पहरेदारी करना बॉर्डर की, सर्विलेंस, कॉम्बैट, सब में। ओके, तो ये एआई के सारे स्कोप हैं जो चाइना भी कर रहा है, तो वो हमें भी करना है वो तो। Now, US is also trying to slow down China's AI progress by controlling the export of high-end chips। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, उसने अपनी कंपनीज को बैन किया है कि आप इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो चिप्स लेस देन 10 नैनोमीटर, ये आप चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इरेस्पेक्टिव कि आपका क्या बिजनेस है क्या नहीं। इक्विपमेंट टू मेक देम, इट इज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग इट्स टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद अलाइज टू रेस अहेड ऑफ चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान स्पेशली। ठीक है, इसलिए ताइवान को कभी चाइना अटैक करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यूएसए ताइवान को चाइना के उसमें नहीं जाने देगा। अदरवाइज पूरा चिप मार्केट है जो वर्ल्ड ओवर का, वो पूरा कंट्रोल में आ जाएगा चाइना के। और बिना चिप के आप ना मिसाइल्स बना सकते हो, ना रोबोट्स बना सकते हो, ना ही आप अपने वेपन सिस्टम, कंप्यूटर्स वगैरह बना सकते हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस है एक। इंडिया सिग्नलिंग ए बैलेंस्ड अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस। पहले हम लोग क्या एथिक्स के मामले में कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बोले तो हम लोग पहले एथिक्स को ज्यादा एम्फेसाइज करते थे। ठीक है, और कई बार हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे, बट अब हमारा एक बैलेंस अप्रोच होता है। एथिक्स अपनी जगह है, नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह है, और ग्लोबल गवर्नेंस अपनी जगह है। देयर शुड बी ए बैलेंस। ठीक है, एथिक्स के नाम पर ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज, इनको सपोर्ट करते जाते हैं, बट एट द सेम टाइम जब बात कश्मीर की आ जाती है तो मोस्टली यूज टू साइड विद पाकिस्तान पहले। ओके, अब तो चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। AI should be an important part of India's defense plans. Although India has considerable strength in AI, it is way behind US and China. इंडियाज ब्लॉसमिंग टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप विद यूएस, हम लोगों ने काफी सारी टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे जेट इंजन बना रहे हैं हम लोग उनके साथ। ओके, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द यूएस पार्टनरशिप, दिल्ली मस्ट इन्वेस्ट इन नेशनल कैपेबिलिटीज एज वेल। अपनी मैन पावर में भी हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमें अपना एजुकेशन, क्यूरिकुलम, ये सब अपडेट करने की जरूरत है। Just building a few drone system or investing big in core AI sciences, developing the full range of technological capabilities, operational military doctrines, and the institutions to effectively integrate AI into Indian defense management and armed forces, ये सारे changes हमें करने की जरूरत है। सिर्फ कोई ड्रोन बना देने से नहीं हो जाएगा, आपको कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस में इन्वेस्ट करना होगा, आपको टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ानी होगी अपने लोगों की, ऑपरेशनल मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स लेके आने की। इसी कंटेक्स्ट में हम लोग लाने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, राइट। हमने इसको मेंस 450 प्लस में डिस्कस किया है ऑलरेडी। आप में से जिन्होंने ज्वाइन ना किया आप कर लें प्लीज, वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इंडिया हैड लिमिटेड सक्सेस इन द पास्ट इन डेवलपिंग ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। The growing technological capabilities today, it can have a bigger say in global outcomes by working with like-minded countries on the responsible military use of AI and ensuring humans remain in the loop when using autonomous weapons. ओके, अब देखिए यहाँ पर इसने 9 पॉइंट्स बताए हैं कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए पोस्ट भी कर दिया है इसको। ठीक है, ये टोटल 9 पॉइंट्स बताए गए हैं, एंड इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा इसको डिस्कस नहीं करूंगा। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, और मैंने दिल्ली पोल्यूशन पे ऑलरेडी आपको मेंस 450 प्लस में वीडियो दिया हुआ है, उसमें आपको सिर्फ इनमें से जो पॉइंट हमारा न्यू होगा उसको ऐड करना है, राइट। वही सब एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए एज अ दिल्ली पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, यहाँ पर आते हैं हम पहले तो इस बॉडी
का नाम जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है हमारी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारा डेटा रखता है, ये कितना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है वर्ल्ड ओवर एंड ऑल दिस। सो यहाँ पर एक जेंडर डिस्पैरिटी सामने आई है कि अगर हम 5 रिसीवर की बात करें ना जिन्होंने ऑर्गन रिसीव करें, तो उनमें से 4 मैन हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वुमेन की हेल्थ को लेके इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। लोगों का हमेशा फोकस ये रहता है फैमिली मेंबर्स का कि जो अर्नर है, ओके, घर की घर का जो करता धरता है, जिसकी इनकम से घर चल रहा है, उसकी जान बचाने पर ही ज्यादा फोकस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, right? So 4 out of 5 organ recipient in India between 95 to 21 were men. Okay, so there is gender disparity in seeking healthcare. Women undergoing transplant is disproportionately low and need for transplant affect men and women at similar rate. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन को ज्यादा बीमारी होती है कि उसको जरूरत होगी, नहीं, जरूरत दोनों को बराबर होती है, ठीक है, दोनों को अफेक्ट करती है चीजें। लेकिन रिसीविंग की जब बात आती है तो लोग मैन की हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ज्यादा देन विमेन। और जबकि अगर डोनर देखेंगे ना तो नंबर ऑफ विमेन डोनर इज हायर, डोनर के मामले में वो ज्यादा आगे हैं, बट रिसीवर की जब बात आती है तो वो कम हो जाता है, बिकॉज फैमिलीज वांट टू प्रोटेक्ट अर्निंग मेल मेंबर। नाउ 75% ऑफ द डोनेशंस केम फ्रॉम मॉम्स एंड 25% फ्रॉम डैड टिल अबाउट 21। हालांकि अब ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, 51% ऑफ द डोनेशंस कम फ्रॉम मॉम्स एंड 49% फ्रॉम डैड्स। तो आप कह सकते हैं कि विमेन आर बाय नेचर मोर विलिंग डोनर्स विदाउट केयरिंग अबाउट देयर ओन हेल्थ। अब याद कीजिए कि अभी लालू जी का शायद आई थिंक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था या कुछ किसी ऑर्गन का कुछ हुआ था, ठीक है। तो वहां पर उनकी जो डॉटर थी ना, उसने दिया था उनको। सन ने 2 बेटे भी हैं, बट हु गेव द ऑर्गन? डॉटर। देयर इज ओवरऑल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स इन द कंट्री। तो ये तो अवेयरनेस और आपकी थोड़ी परचेसिंग पावर वजह से होता ही है। उड़ीसा, अब देखिए 2002 में जब अमेंडमेंट हुआ था ना, तब आपने कंडीशन ये रखी थी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कि आप लोग अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड आप ट्रांसफर कर सकते हो ओनली टू अदर एसटी। एक ट्राइब अपना अपना लैंड बेच सकता है सिर्फ दूसरे ट्राइब को, एंड अगर आपको गिरवी रखना है उस लैंड को तो आप गिरवी रख सकते हो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। इसलिए नहीं कि मैं तो बस सेल आउट करके जा रहा हूं यहां से, नहीं, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर गिरवी रखना है तो ही रख सकते हो, और किसी पर्पज के लिए आप गिरवी रख सकते हैं। ये 2 अमेंडमेंट थे 2002 में। अब इसमें उड़ीसा सरकार ने चेंजेस किए हैं। अब इन्होंने कहा ओके, नाउ वी आर अलाउइंग एसटी पीपल टू ट्रांसफर देयर लैंड टू इवन नॉन ट्राइबल्स इन शेड्यूल एरिया, बट विद ए रिटर्न परमिशन फ्रॉम सब कलेक्टर। पहले एक ट्राइब अपना लैंड सिर्फ एक ट्राइब को बेच सकता था, अब वो ट्राइब अपना लैंड एक नॉन ट्राइब को भी बेच सकता है। ये अमेंडमेंट किए गए। एसटी पर्सन कैन गिफ्ट or exchange for public purposes or obtain a loan by mortgaging a plot of land in public financial institution for agriculture के अलावा भी, पहले एग्रीकल्चर के अलावा था, अब एग्रीकल्चर के अलावा भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज मॉर्गेज कर सकते हो अपने लैंड को, या हायर स्टडीज के लिए भेजना है बच्चों को तो भी मॉर्गेज कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ट्रांसफर इट इन फेवर ऑफ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू एसटी कम्युनिटी। तो ये उड़ीसा ने कुछ चेंज किए विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑलराइट, आज सेमीफाइनल है इंडिया न्यूजीलैंड का, ओके, जिसको देखना है आप मुझे देख सकते हैं। आगे चलते हैं इकोनॉमी पे, ओके। पहले तो होलसेल इन्फ्लेशन चला गया है नेगेटिव में। अब मैं आज आपको सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई इस पे पूरा एक डिटेल एक बार मैं बता दूंगा, प्लीज लेक्चर मिस मत करना क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बताई जा सकती। चलिए हम इसको आज देख लेते हैं अच्छे से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फर्स्ट थिंग कि ये हम लोग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों के लिए होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। पहली बात, ये क्या असेस करता है? इन्फ्लेशन, कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, तो लोग की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ रही है या घट रही है, ओके। अब आपको याद होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की 6 मेंबर की कमेटी होती है, 3 सरकार की तरफ से आते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, ओके, इंक्लूडिंग गवर्नर, और गवर्नर आरबीआई के गवर्नर ही इसके चेयरमैन हो जाते हैं। अब अगर सपोज कि यहाँ पे टाई हो जाए 3-3 वोट, इन्फ्लेशन रेट यानी कि रेपो रेट को डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है उसके बेसिस पर टाई हो जाएगा, तो गवर्नर यूज करते हैं कास्टिंग वोट, यानी कि वो सेकंड टाइम भी वोट करेंगे इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, ठीक है। और ये आरबीआई फिक्स करता है रेपो रेट, और इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है आरबीआई का कि आपको इन्फ्लेशन 2 से लेके 6% की बैंड में ही मेंटेन करना है,
और इस इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने के लिए ही आरबीआई यूज करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को कैलकुलेट करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को असेस करने के लिए यूज करते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग को। सीपीआई बास्केट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीपीआई बास्केट में होते हैं 488 आइटम्स इन रूरल एरियाज एंड 460 आइटम्स फॉर अर्बन एरियाज। 4 सब इंडाइसेस भी होते हैं इसके अंडर में, जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को कंसर्न होते हैं। पहला होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कि इनके लिए लाइफ कितनी महंगी हुई है। दूसरा है एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, इनके लिए कितनी महंगी हुई है। तीसरा है रूरल लेबरर्स। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एग्रीकल्चर लेबरर्स यानी कि जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, बट गांव में और भी लोग होते हैं ना जो दूसरे प्रोफेशन में एंगेज होते हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कोई किसी तरह की कंस्ट्रक्शन में, तो वो रूरल लेबरर्स हैं, ये उनको कंसर्न करता है। दूसरा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ठीक है, यानी कि जो सर्विस सेक्टर में होते हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए। सीपीआई इज यूजिंग ए न्यू सीरीज बेस्ड ऑन बेस ईयर। बेस ईयर क्या है? 2012। ओके, इसके अलावा इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सीपीआई के बारे में याद रखने चाहिए। दूसरा हम आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। होलसेल यानी कि ये कंज्यूमर लेवल पे बात नहीं कर रहा, यानी जब आप किराना शॉप पे जाते हो, वहां पे आप जो खरीद रहे हो, वो जो कॉस्ट है ना, वो बताती है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। होलसेल लेवल पे, जैसे आप आजादपुर मंडी गए दिल्ली की, वहां पे आपने देखा फ्रूट वेजिटेबल्स की क्या रेट चल रहा है, उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नाउ दिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉमनली रेफर्ड एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिमेंबर दिस। इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यही चीजें प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट गलत कराती, उसको कौन पब्लिश कर रहा था? CSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसको कौन पब्लिश कर रहा है? OEA ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ऑलराइट, 2014 से पहले आरबीआई इस इंडेक्स को यूज करता था अपनी इन्फ्लेशन रेट, अपने रेपो रेट वगैरह डिसाइड करने के लिए, बट बाद में शिफ्ट किस पे कर गए हैं? सीपीआई पे। ठीक है, इसकी बास्केट में कितने आइटम्स होते हैं? तो 697। अब आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना है कि यहाँ 697 है, यहाँ पे 448, 460, बस ये याद रखना है कि होलसेल में ज्यादा आइटम होते हैं। आरबीआई शिफ्टेड टू सीपीआई फॉर पॉलिसी डिसीजन बिगिनिंग 2014। दोनों में फर्क जान लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। ये रिफ्लेक्ट करता है एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर, क्योंकि उसका नाम ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। देखिए ये रिफ्लेक्ट करता है एवरेज होलसेल प्राइसेस फॉर गुड्स इन बल्क, जैसे आजादपुर मंडी में जब आप फ्रूट्स लेने जाते हो। ये पब्लिश करता है NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर में आता है, और ये पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। इसका बेस ईयर है 2012, इसका है 2011-12। ये मंथली पब्लिश किया जाता है ऑन 14th ऑफ एवरी मंथ। ये पब्लिश किया जाता है ऑन वीकली बेसिस, ठीक है, जनरली थर्सडे को। जबकि ओवरऑल इंडेक्स आता है आपका मंथली बेसिस पर। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर, ये 3 आइटम्स होते हैं जो वीकली बेसिस पर आएंगे कि इनमें इन्फ्लेशन कितना चल रहा है। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर में वीकली बेसिस पे बताता है, जबकि ओवरऑल इंडेक्स सेम है मंथली बेसिस पर। CPI item weights are based on average household expenditure gathered from consumer expenditure survey। जो सर्वे होते हैं हाउस होल्ड सर्वे, कि आपने पिछले एक मंथ में कितना खर्च किया है अपने खाने पीने पर, ठीक है, उसके। एंड WPI आइटम वेट्स आर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वैल्यूज। ये कंपनीज बताती हैं कि हमने कितना प्रोड्यूस करा है, या फार्मा ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि हमने कितना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भेजा है आगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो ऑब्वियसली ये फाइनल स्टेज पर हम मेजर कर रहे हैं, जबकि होलसेल है तो वो फर्स्ट स्टेज पर हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस जो कंज्यूमर ने पे की है, यहाँ पे हम वो प्राइस कैलकुलेट करते हैं जो होलसेल डीलर या मैन्युफैक्चरर ने पे किए हैं। 448 आइटम्स इन रूरल, 460 आइटम्स इन अर्बन। यहाँ पर 697, बट ये सारे आइटम्स इंक्लूड कर रहा हूँ, प्राइमरी, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सारे। वेटेज की बात करें तो यहाँ पर फूड ग्रुप का वेटेज होता है ऑलमोस्ट 40%। इसीलिए जब भी पता है कि टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनके प्राइस बढ़ते हैं ना सीजनल, तो सीपीआई इंडेक्स बहुत तेजी से जंप कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 40%। जबकि फूड आर्टिकल्स का यहाँ पर वेटेज देखोगे तो 25% है, इसलिए डब्ल्यूपीआई उतना तेजी से नहीं बढ़ता है, रिस्पेक्टिव कि आपके टॉप्स टोमेटो, ओनियन, पोटैटो कितने महंगे हो रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा होता है कि एक महीने बहुत हाई जाएंगे, फिर एकदम से नई क्रॉप आएगी और डाउन हो जाएंगे प्राइस, ठीक है। इसलिए सीपीआई ज्यादा फ्लक्चुएट करता है एज कम्पेयर डब्ल्यूपीआई, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में फूड आइटम्स का वेटेज कम है, 24% ही है सिर्फ।
ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज आर इंक्लूडेड, ठीक है, जैसे आपकी हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, यहाँ पे सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन WPI। कमोडिटीज इंक्लूडेड, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जनरली मिनरल, मशीनरी, बेसिक मेटल्स, क्योंकि गुड्स पर ही फोकस रहता है। अर्लियर CPI was published by CSO which is merged and now called as NSO। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे हम CSO पढ़ते हैं, कहीं पे NSO पढ़ते हैं। पहले CSO करता था, लेकिन उसको अब मर्ज कर दिया गया है एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज NSO, जो कि अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में, ठीक है। एक बार वेटेज और देख लेते हैं कभी प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में इस तरह से आपको परेशान किया जा सकता है। तो WPI में अगर हम देखेंगे वेटेज, तो प्राइमरी आर्टिकल्स का है 22%, फ्यूल एंड पावर का होता है 13% एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का होता है 64%। तो अब देखिए WPI में 64% है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, तो इनके प्राइसेस इतनी तेजी से फ्लक्चुएट नहीं करते हैं जितनी की फूड आइटम्स वगैरह के करते हैं। ऑलराइट, जबकि अगर CPI में हम देखेंगे तो ये देखिए फूड एंड बेवरेजेस, इनका वेटेज कितना ज्यादा है 45%, जो कि बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं। ओके, इसीलिए इसीलिए CPI इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बहुत तेजी से अप डाउन होता है, जबकि WPI इतना ज्यादा तेजी से अप डाउन नहीं होता है। राइट, इन दोनों के अलावा एक कोर इन्फ्लेशन भी होता है, जिसमें हम बता ही चुके हैं आपको कि आप वहां से फूड, इस CPI में से आप फूड एंड फ्यूल ये दो आइटम माइनस कर दो तो आपका आ जाता है कोर इन्फ्लेशन। ओके, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस पे बेस्ड कुछ एक तो MCQ डालूंगा CPI WPI पे, आप प्लीज वहां पे सॉल्व कर लेना उनको प्रैक्टिस के लिए। ओके, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करना। कई चीजें ऐसी होती है जो यहाँ छोटी छोटी चीज है, 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी। वो चीज डायरेक्टली अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूं तो वो ज्यादा बेटर होता है। और मैं मीन्स 450 में जो भी आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें जो भी अपडेशन होते हैं अब न्यूज़पेपर के साथ साथ, वो मैं आपको वहां डायरेक्टली पोस्ट कर देता हूँ। वो मैं दोबारा वीडियो बना के अपडेट नहीं करवाऊंगा नोट्स, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ मेंस 450 प्लस में आप अपने नोट्स हैंड रिटन ही बनाएं। उसमें जो भी अपडेशन होते रहेंगे विद टाइम, विद करंट अफेयर, विद न्यूज़पेपर, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूंगा। आपको वहां से अपडेट करना है, जैसे आज आपको वो 9 पॉइंट्स अपडेट करने हैं वहां पर दिल्ली पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए। ओके, ये चीजें आपको खुद से करनी है। नाउ अब मैंने इस पे भी आपको ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे हम मेंस 450 प्लस में पूरा एक आर्टिकल कर चुके हैं। और मैंने आपको कहा था कि आप ये जो पूरे गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की ना 30 मिनरल्स की, ये नाम याद रख लीजिए प्लीज। UPSC इस तरह का प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देगा, उसने पहले भी दिए हैं। उसने माइनर मिनरल्स पूछे थे कि इनमें से कौन सा माइनर मिनरल नहीं है। ओके, तो वो इस तरह से इस 30 लिस्ट में कम से कम एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि वहां पर ऑप्शन देख के चीजें याद आ जाएं। अब गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है इसकी बिडिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट विल इनवाइट बिड्स फॉर 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। This is the first attempt to transfer these underutilized assets to private sector for mining. Okay. Country have the technology to produce and process critical minerals. हम लेकर आए थे अमेंडमेंट बिल, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 23। इसने ओपन किया था 6 मोर क्रिटिकल मिनरल्स को, जो कि पहले सिर्फ इसलिए रिजर्व थे कि इसको पब्लिक सेक्टर ही माइन और प्रोसेस कर सकता है, बट इन 6 मिनरल्स को हमने ऐड कर दिया था। तो इन 6 मिनरल्स के नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर पूरे 30 याद ना भी कर पाओ तो ये आपको MCQ में जरूर मिलेंगे। ठीक है, बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टैंटेलियम एंड जिरकोनियम, ये 6 जरूर जरूर याद रखना प्लीज, ये आपको प्रीलिम्स में जरूर आएगा। Now the amended law empowers the central government to exclusively auction mining lease and composite license for specific critical mineral। अब जब critical minerals की बात आएगी तो इनका लाइसेंस वगैरह इनके ऑक्शन करने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ माइनर मिनरल्स के लिए ठीक है। This is with the view to facilitate and incentivize private sector participation in all spheres of mineral exploration। और ये सब क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड बात कर रहा है एनर्जी ट्रांजिशन की, अचीव करना है हमें नेट जीरो बाय 2050, और वर्ल्ड को कब नेट जीरो हो जाना है? 2050। इंडिया को होना है 2070 तक। The idea is to reduce the country's import dependence on lithium, which is important for lithium ion batteries, electric vehicle। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में हब बनना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, बट उसमें यूज होने वाला एक सबसे क्रिटिकल एलिमेंट लिथियम, उसके लिए तो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है आज भी। इंडिया मीट अराउंड 70% of its lithium requirement via imports, even as it seeks to increase the EV penetration from 1% now to 30% by 2030। ओके, यहाँ पर SBI कह रहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है और लेबर मार्केट में कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्या? आत्मनिर्भर, ये लोग अब जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अब सरकार की नजर में पकौड़ा तलना भी अगर एम्प्लॉयमेंट है तो फिर क्या कर सकते हैं।
पीएम स्वनिधि को मेंशन किया है कि इसने सबसे नीचे जो ठेले वाले होते हैं, रेडी वाले, इनको लोन मुहैया कराने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है। बट यार आप लोन अधिकतर इवन यही नहीं, मुद्रा लोन भी जो लिए गए हैं ना, गवर्नमेंट बहुत क्लेम करती थी कि मुद्रा लोन में कितना पैसा गया, लेकिन 90% लोन तो 50,000 से नीचे के हैं। 50,000 में आज एक ठेला नहीं लगता। फूड सब्सिडी लाइकली टू एक्सीड बजटेड एस्टिमेट ऑफ 18,000 करोड़। अब क्योंकि सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, ठीक है, और उसके बाद 81 करोड़ लोगों को पीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में वो भी दे रहे हो, तो ये जो डिफरेंस आता है कि सरकार किसानों को ज्यादा पे करती है और फिर यहाँ पे कंज्यूमर से उसको कम मिलता है, यही कहलाता है आपका फूड सब्सिडी। पहले बजट रखा था कि ये 18,000 करोड़ तक का खर्चा होगा, बट अब ये बढ़ गया है। और इंडिया में अगर सब्सिडी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सब्सिडी हम फूड पर खर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर पर, उसके बाद फ्यूल पर, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। अगर ये 3 सब्सिडी इंडिया कम कर ले तो हमारे फिस्कल डेफिसिट वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट एनीवे, नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस। बाकी सब एडवर्टाइजमेंट पेज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड keep learning, and do join mains 450 program. It will be immensely helpful for 24 aspirants.